हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा लसा और मसा से। लसा जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य और मसा जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लसा कैसे निकालेंगे और मसा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं लसा, जिसको लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य इसको बोला जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लिस्ट यानी सबसे छोटा, लिस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ यानी कि जो सब में हो, और मल्टीपल यानी कि अपवर्त्य। अब यहाँ पहला सवाल पैदा होता है कि अपवर्त्य किसको बोलते हैं। जो यह अपवर्त्य है यह किसको बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का अपवर्त्य जो होता है वह उसमें 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करने के बाद यानी कि उसके गुणज को अपवर्त्य बोला जाता है। अपवर्त्य को हम लोग गुणज भी बोल सकते हैं। अपवर्त्य का दूसरा नाम गुणज होता है, यानी कि गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं। अब अगर कहीं लसा निकालना है तो सबसे छोटा, यानी कि देखें कि उसमें सबसे छोटा कौन है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में या तीनों में या चारों में जो हो, और अपवर्त्य यानी कि गुणज। तो जैसे कि अगर हमको 12 का अपवर्त्य निकालना है या फिर लिखना है तो 12 का अपवर्त्य हम लोग लिखते चले जाएंगे 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 78, 12 दहा का 120। इसको हम लोग लिखते चले जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्त्य। अब एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि 16 का अपवर्त्य लिखना है तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 72, 16 आठ 28, 16 नवा 44 और 16 दहा 160। तो किसी भी संख्या का अगर अपवर्त्य निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें गुणा करते चले जाते हैं और उसी को हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं या फिर उसका गुणज बोलते हैं। अब यहाँ लसा में क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं, शॉर्ट में एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है इसको शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं। तो अगर कहीं 12 और 16 का हमको एलसीएम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे है, कहने का मतलब कि सबसे छोटा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए यानी कि दोनों में होना चाहिए, और अपवर्त्य या गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्त्य लिख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है तो इसमें नहीं है, 32 इसमें है तो इसमें नहीं है, 36 इसमें है तो इसमें नहीं है, 48 जो है वह दोनों में है। 48 से छोटा इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एलसीएम बराबर 48। अब हम लोग इसमें एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ यानी कि उसको हम लोग हिंदी में मौसा बोलते हैं। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, और शॉर्ट में हम लोग इसको HCF बोलते हैं। HCF, अब जैसा कि नाम से ही पता है हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि उच्चतम, तो यह हो गया उच्चतम यानी कि जो सबसे ऊंचा हो, सबसे बड़ा हो। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, और फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, या फिर इसको हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक। अब अपवर्तक किसको बोलेंगे? अपवर्तक यानी कि वैसी संख्या जिससे उसमें भाग लग जाए। जैसे कि अगर हमको 12 का अपवर्तक लिखना है, 12 का अपवर्तक लिखना है, तो जिस जिस संख्या से 12 में भाग लगेगा वह इसका अपवर्तक कहलाएगा। जैसे कि 1, 2 से भी लगेगा भाग, 3, 4, 6 और 12। तो 12 का अपवर्तक होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम लोग 16 का अपवर्तक लिखेंगे, तो 16 का अपवर्तक होगा यानी जिस जिस संख्या से 16 में भाग लगेगा। जैसे कि 1, 2, 4, उसके बाद 8 और 16। अपवर्तक तो हमने लिख लिया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि उच्चतम यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, और गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा है, उभयनिष्ठ है और अपवर्तक है, वही मौसा होगा। तो यहाँ पे HCF बराबर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। यह 16 है तो इसमें नहीं है, यह 12 है तो इसमें नहीं है, 8 है तो इसमें नहीं है, 6 है तो इसमें नहीं है, 4 जो है सो 4 दोनों में है। ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यह 4 जो है वह दोनों में है। तो इस प्रकार HCF हमारा जो होगा वह 4 होगा। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं कि LCM में हम लोग नीचे से देखते हैं, नीचे से देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। लेकिन HCF में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। LCM में हम लोग अपवर्त निकालते हैं यानी कि गुणज निकालते हैं, जबकि HCF में हम लोग अपवर्तक निकालते हैं यानी कि उसका फैक्टर निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग LCM और HCF का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग लसा और मसा को गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग यह तरीका देखेंगे। जैसे कि हमको निकालना है 12 और 18, इसका पहले हम लोग लसा निकालेंगे। तो लसा के लिए किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग पहले लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए जो भी संख्या होगी उसमें सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से जहाँ तक विभाजित होगी वहाँ तक देंगे। जब 2 से विभाजित होना बंद हो जाएगी उसके बाद 3 से देंगे। फिर जब 3 से बंद हो जाएगी तब 5 से देंगे। 5 से बंद हो जाएगी तब 7 से देंगे। और जहाँ पर जाकर के विभाजित होना संख्या बंद हो जाएगी वहाँ हम लोग अपनी क्रिया को रोक देंगे। जैसे कि यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 12 का गुणनखंड, यह होगा 2 गुने 2 गुने 3। अब हम लोग 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 के गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? पहले 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से एक बार। फिर यहाँ पर लिखेंगे 18 का गुणनखंड।
तो 2 गुने 3 गुने 3। जब हमारा गुणनखंड निकल जाएगा उसके बाद हम लोग लसा निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 12 का गुणनखंड है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3। 18 के गुणनखंड हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, जो लिख चुके हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यह 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 को लिख चुके हैं। यह 3, तो यहाँ भी हम लोग 3 को लिख चुके हैं। यह 3 जो है यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर इस 3 से गुना कर देंगे। अगर और भी इसमें संख्या होती, जो संख्या इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ गुना करके लिख देते। तो यहाँ पे हम लोग अब गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। हमारा लसा हो गया 36। अब इसी का अगर हमको मौसम निकालना हो तो मौसम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग गुणनखंड लिख चुके हैं, 2 गुने 2 गुने 3। 18 का गुणनखंड क्या है, 2 गुने 3 गुने 3। अब इसका मौसम अगर हम लोग को निकालना है तो मौसम में क्या करेंगे कि जो दोनों में हो, दोनों में जो हो वही हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यह 2 दोनों में है और 2 के अलावा यह 2 इसमें नहीं है, लेकिन यह 3 जो है यह दोनों में है। तो यहाँ पर हम लोग 2 गुने 3 लिख देंगे और इसका गुना कर देंगे, तो 2 तियाँ 6। अब इसको समझने के लिए, जैसे कि गांव में शादी वगैरह होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोज में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने पसंद का चीज़ खाते हैं। जो चलाने वाला होता है उसको बोलते हैं कि सुनो 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 सुनो, इसमें पनीर है, अगर है तो कहे कि दे दो, 2 कलछुल छान के दो ना। अगर रसगुल्ला खाने वाला है तो कहेगा सुनो सुनो सुनो, 10 रसगुल्ला दो ना, 5 को दो, काम चलाओ। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि मौसम में जो है यह है अपनी पसंद का होता है, यानी कि जो दोनों में होना चाहिए। जिनका पसंद होता है, जो पनीर खाने वाले हैं वो सिर्फ पनीर, जहाँ भी भोज में जाएंगे पनीर ही खोजेंगे। रसगुल्ला खाने वाले हैं तो जहाँ भोज में जाएंगे रसगुल्ला खोजेंगे। उनको रसगुल्ला छोड़ कर कितना भी खिला दीजिए, कितना भी पेट भर जाए, लेकिन ना मज़ा नहीं आया, बढ़िया से रसगुल्ला होता तो मज़ा आता। तो ठीक वही चीज़ यहाँ है, यहाँ पर दोनों में होना चाहिए। जैसे कि यह 2 दोनों में है, यह 3 दोनों में है, तो दोनों का हमने गुना कर दिया या लिख दिया 6। जैसे कि वो भोज में जाते हैं तो क्या करते हैं, पनीर ही खोजेंगे, चाहे रसगुल्ला ही खोजेंगे। लौसा में क्या है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोज में जाते हैं तो जो मिलेगा वही खा लेंगे। एक दिन भोज में गए तो वहाँ पर जो मिलेगा वो खा लेंगे, अगले दिन भोज में गए तो वहाँ भी जो मिलेगा वो खा लेंगे। उनको अपने पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खाना है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ है। पहले का जो गुणनखंड उसको लिख दीजिए, पहले का गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो इसमें जो जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसको भी ले लेंगे कि नहीं नहीं वो भी दो, उसमें तो कल वाले भोज में कम चला था, आज वाले में ज़्यादा आइटम है, ज़्यादा आइटम दो, वो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि लौसा में पहले का टोटल गुणनखंड लिख दीजिए और उसके बाद दूसरे में देख लीजिए कि कौन कौन है जिसको लिख दिए हैं। जिसको लिख दिए उसको छोड़ दीजिए, और जो नहीं लिखे हैं यानी कि जिसका टेस्ट नहीं लिए हैं उसको लिख लीजिए। आप गुना करके उसको आप लौसा निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लौसा और मौसा को भाग विधि से देखेंगे। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से देख चुके हैं, तो भाग विधि से देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमको दिया है 12 है और 16, इसका लौसा और मौसा भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे, यह भाग विधि से। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 12 और 16 ऐसी संख्या हम लोग लिखेंगे जिससे दोनों विभाजित हो जाए, और तब तक हम लोग भाग देंगे जब तक कि दोनों विभाजित होता रहे। जहाँ से विभाजित होना बंद हो जाएगी एक भी, वहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। अगर ये संख्या 3 रहती, 4 होती, 5 होती, तो हम लोग 2 से शुरू करते कि एक बार में कम से कम 2 विभाजित होना चाहिए।
और 2 को विभाजित करते आगे बढ़ते जाते, फिर देखते कि कौन दो विभाजित हो रही है, 2 ठो संख्या, फिर वह विभाजित करते जाते और लास्ट में हम लोग वहाँ पर जा कर के छोड़ेंगे जहाँ से संख्या 2 संख्या विभाजित होना बंद हो जाएगी, यानी कि वहाँ से अब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 चौका 8। अब देखिए, अब अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो सिर्फ ये 3 विभाजित होगी, 4 नहीं होगी, और अगर 2 से दे रहे हैं तो 4 विभाजित होगी, 3 नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे और क्या करेंगे कि लौसा निकालने के लिए हम लोग इसका गुणा कर देंगे, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अब यह लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48। यह हो गया हमारा लौसा। अब इसी का अगर भाग विधि से मौसा निकालना हो तो मौसा में हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और यह भाग तब तक देंगे जब तक कि इसके शेषफल से विभाजित होती रहेगी, यानी कि भाग देने के बाद जो शेषफल होगा उस शेषफल से पुनः भाजक में हम लोग भाग देंगे, फिर उससे जो शेषफल आएगा उससे पुनः भाजक में हम लोग भाग देंगे और अंत में जिस भाजक से विभाजित हो जाएगी वही हमारा मौसा होगा। जैसे कि यहाँ 12 से हम लोग 16 में भाग देंगे तो एक बार यह हो गया 12, यहाँ 4 हो गया। अब 4 से किस में भाग देंगे, 12 में भाग देंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे 4 से 12 में 4 तियाँ 12, 12 पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इसका मतलब मौसा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मौसा बराबर 4। तो ये 2 अंक का लौसा हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 संख्या का हो गया लौसा और ये 2 संख्या का मौसा हो गया। जैसे कि इसी में 3 4 5 हो तब भी हम लोग इसी प्रक्रिया से बनाएंगे। अब जैसे कि 3 अंक का हम लोग एक उदाहरण देख रहे हैं, हमको अगर कहीं निकालना हो 8, 12 और 16 का लौसा, तो यह लौसा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग गुणनखंड विधि से तो सीख चुके हैं, यहाँ भाग विधि से देख रहे हैं 8, 12 और 16। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लौसा बराबर गुणा कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। यहाँ गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 दूनी 48। तो हमारा लौसा हो गया 48। अब इसी विधि से 3 संख्या का मौसा हम लोग भाग विधि से कैसे निकालेंगे तो भी देख लेते हैं। जैसे कि 18, 30 और 36 का मौसा। अब 18, 30 और 36 का मौसा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर 18 से देंगे 30 में, तो 18 एकम 18, घटाने पर यह 12। फिर क्या करेंगे, फिर इस शेषफल से यहाँ भाजक में भाग देंगे, तो फिर यह हो गया 18, तो 12 एकम 12। अब कितना आया 6, फिर 6 से किस में भाग देंगे, फिर भाजक में, और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि पूर्णतः विभाजित न हो जाए। फिर 6 दूना 12, अब यह पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर 6 जो है यह पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो इसी 6 से हम लोग इसमें भाग दे करके देखेंगे और फिर यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि पूरी तरीके से विभाजित न हो जाए। तो 6 से, तो 6 का 36, संयोग से हमारा एक ही बार में यह विभाजित हो गया संख्या। तो इसलिए मौसा बराबर कितना होगा 6। तो इस प्रकार हम लोग लौसा और मौसा
अपवर्त अपवर्तक निकाल करके निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे और भाग विधि से निकालेंगे। और मेरा दावा है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको किसी दूसरे टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और आप लोग तो सुने हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो समझो सुरक्षा चक्र टूटा। इसलिए एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। ये हमने बेसिक से शुरू किया हुआ है और देखते रहिए आप लोग कि आप लोग को बेसिक से एडवांस में जाते हुए कैसे मैथ समझ में आ रहा है। तो इसलिए मेरी भरपूर कोशिश होगी और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैथ्स आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में।